हेलो एवरीवन। तो आगे जो है हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट है अपना, उसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अपन ने डोबेराइनर का ट्राइड रूल कंप्लीट कर लिया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात चल रही है कि एलिमेंट्स जो मिले उनको कैसे कैसे क्लासिफाई करते रहे साइंटिस्ट समय समय पे। उसके डोबेराइनर जो है उनके ट्राइड्स रूल हमने पढ़ लिया। अलेक्जेंडर न्यूलैंड जो है उनका ऑक्टेव रूल पढ़ लिया। आज जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे अपन, और पीरियोडिक टेबल किसका? दामित्री मेंडलीफ का। जो मेंडलीफ है उनका पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है वो बोर्ड पे बना हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको जो है बता दी जाए। ये जो है पीरियोडिक टेबल है मेंडलीफ ने जो कंस्ट्रक्ट करा, जो बनाया, उसके बारे में। तो हुआ क्या था देखिए, ऐसा माना जाता है, विकिपीडिया पे ऐसा न्यूज़ है कि इन्होंने एलिमेंट्स जो है उनको क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ड्स पे किया था। जो ताश के पत्ते होते हैं उन पे एलिमेंट्स लिख लिए, सिंबलाइज कर लिया, और फिर जो है उनकी जो जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनका एक साथ रख दिया उन कार्ड्स को। जिनका प्रॉपर्टी एक जैसा नहीं हो रहा था उनको सेपरेट रख दिया। अलग अलग ऐसे उन कार्ड्स की क्या करी, ग्रुपिंग करी, और फिर जो है एक मॉडल सामने आया, एक पीरियोडिक टेबल सामने आई। वो पीरियोडिक टेबल जो है ये है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इसी की चल रही हैं, या बहुत सारी अच्छी बातें जो है इन्होंने बताई थी। तो देखिए उस समय 1869 में 63 नॉन एलिमेंट्स थे, और इनके पीरियोडिक टेबल की सबसे खास बात यही है कि उस समय जितना एलिमेंट्स एग्जिस्ट थे, जिनकी जानकारी थी, उन सबको क्लासिफाई किया था दामित्री मेंडलीफ ने। ओके, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स according to their increasing order of atomic weight। इस एटॉमिक वेट के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। न्यूलैंड ने सबसे पहले अपनी पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन करा, एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया, वहां पर भी उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट लिया था, और मेंडलीफ ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट लिया। ये सबसे बड़ी खास बात थी इनकी। तो ही अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग, ये जो एलिमेंट्स अरेंज हैं ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज्ड है। इनका जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है, इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया, वो देखिए आप। एटॉमिक वेट को लेकर जो पीरियोडिक लॉ दिया, वो पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज periodic function of their atomic weight। तो इनका जो पीरियोडिक लॉ है वो पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट जो होता है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक वेट का। पहले इन टर्मिनोलॉजी को जान लेते हैं, इन टर्म्स जो है इनके बारे में जान लेते हैं। तो पेरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आइदर इंक्रीज, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेगी, या करेगी वो डिक्रीज। पेरियोडिसिटी वर्ड का मेन मतलब अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने भी पेरियोडिसिटी या पेरियोडिक फंक्शन बोल सकते हो आप इसको की बात करी थी। मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड समय के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, पेरियोडिक टेबल में एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद
कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और या क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे अगर हम यहां से लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएं तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो इंक्रीज करेगी और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होगी जो डिक्रीज करेगी। क्लियर? तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इन सब की बात करें तो ये 2 सेल वाले जो है, 2 ऑर्बिट्स वाले जो है एलिमेंट्स हैं, तो इनके अंदर क्या बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर्स बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात करें तो यहाँ क्या है, मेटल्स हैं, ये सब क्या है, मेटल्स है, और फिर आगे जाकर क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी क्या होती है, आफ्टर ए फिक्स और आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल द प्रॉपर्टी आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद कोई प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, व्हेन मूव्स अप टू बॉटम देन सम प्रॉपर्टीज विल इंक्रीज, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज, एंड सम प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज, कुछ प्रॉपर्टी क्या होंगी, वो डिक्रीज करेगी। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज periodic function ऑफ एटॉमिक वेट। ये बोल रहे हैं कि अगर आप एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, तो कुछ प्रॉपर्टी तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, कुछ प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बस ये लॉ जो था ये दिया था मेंडलीफ ने। ओके, तो ये मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है। अब इनकी पीरियोडिक टेबल जो है उसकी बात कर लेते हैं अपन। इनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इनकी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज देखिए। पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 8 ग्रुप्स दिए, 8 ग्रुप। इनकी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप, 8 वर्टिकल कॉलम्स, 8 वर्टिकल कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8, and he divided them into subgroups, और उनको उसने क्या किया, डिवाइड किया सब ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप ए एंड बी के अंदर। देखिए ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें ए और बी, ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें ए और बी, इन सब को डिवाइड किया गया है ए और बी में। केवल डिवाइड किसको नहीं किया, जो 8th ग्रुप है उसको डिवाइड नहीं किया, बाकी सभी ग्रुप्स को उसने डिवाइड करा ए और बी के अंदर। तो ये इसके पीरियोडिक टेबल का पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, इसने 6 पीरियड्स बनाए, 6 पीरियड्स या हॉरिजॉन्टल लाइंस या रोज या कॉलम्स। ये 1, ये हॉरिजॉन्टल, 2 3 4 5 6। खास बात क्या थी, जो 4th 5th और 6th जो पीरियड्स हैं उनके अंदर उसने फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज, मतलब उसको डिवाइड किया 2 सीरीज के अंदर। देखिए ये 4th पीरियड है, उसका फर्स्ट सीरीज एलिमेंट कौन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, और सेकंड सीरीज का कौन है, कॉपर है, जिंक है। ये 5th है, इसमें फर्स्ट सीरीज का रुबिडियम है और सेकंड सीरीज जो है उसका कौन है, एजेंटम है। ऐसे इसने क्या किया, 4th 5th और 6th का सीरीज बनाया, फर्स्ट सीरीज एंड ए सेकेंड सीरीज। ये दूसरा प्रॉपर्टी है इसके पीरियोडिक टेबल का। ओके, तो ये तो हो गई इसके पीरियोडिक टेबल की बात। अब जो है आपको इसके पीरियोडिक टेबल जो है उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बता देते हैं। पहले तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सोल्व करी और अच्छी बातें बताई। तो मेरिट्स, इनकी पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थी, क्या क्यों सक्सेस हुई है ये, ओके, क्यों सभी ने एक्सेप्ट करा इनकी पीरियोडिक टेबल को। तो फर्स्ट, he divided all known elements in his periodic table.
ही डिवाइडेड जितने भी नॉन एलिमेंट्स उस समय 1869 में जब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करा, तो उस समय जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे 63, उन्होंने उनको डिवाइड कर दिया था। 59 एलिमेंट्स थे एक्चुअल में, लेकिन उसके बाद 63, उसके जस्ट कुछ समय बाद ही, तो उन सभी एलिमेंट्स को डिवाइड किया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। देखो अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने जो था उन्होंने क्या किया, सिर्फ कैल्शियम तक का डिवीजन दिया, आगे उनका लॉ जो है फेल कर गया। डोबेराइनर ने सिर्फ 3 ट्राइड बनाए, तो कुछ ऐसा नहीं बता पाए। तो ही डिवाइडेड ऑल नॉन एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट उस समय नॉन थे उन सबको उसने क्या किया, डिवाइड किया। दूसरा, he left gaps or spaces for future elements and also did the prediction of properties of these elements। सबसे खास बात इसके पीरियोडिक टेबल की, इसने गैप छोड़े थे, इसने स्पेस, अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ कॉलम जो थे वो खाली छोड़े थे, कुछ कॉलम को खाली, कुछ जगह पर स्पेस रखा था, गैप रखा था, और उन्होंने बताया था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जिनको यहां रखा जाना है। एक्चुअल में हो क्या रहा था, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये जो है अंडरलाइन कर रखा है, ये कॉलम खाली था, यहाँ पर ये चीज़ जो थी वो नहीं थी। तो इनको क्या पता था कि कैल्शियम के बाद ये टाइटेनियम आ रहा है, इसके बीच में बहुत सारा गैप था, एटॉमिक वेट में बहुत सारा गैप था। तो उन्होंने प्रेडिक्शन करा कि निश्चित तौर पे यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो मिलेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दिया। तो ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि इन्होंने गैप्स छोड़े थे, बहुत एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़े थे। इतना ही नहीं, गैप्स ही नहीं, उन्होंने प्रेडिक्शन भी करी थी, उनकी प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन भी करी थी कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी। ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ही लेफ्ट गैप एंड स्पेस फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स, कि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनके लिए उन्होंने गैप छोड़ दिया, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको भी पहले ही प्रिडिक्ट करके बता दिया, पहले उनके बारे में बता दिया कि ऐसे कुछ एलिमेंट जो है वो मिलेंगे। तो देखिए ये नहीं था, यहाँ पे जो गैलियम है वो नहीं था। एक्चुअल में इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर एक एलिमेंट जो है उसको बताया कि एक एलिमेंट्स मिलेगा जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा एल्यूमिनियम के, और उसके लिए उसने नाम दिया एक्का एल्यूमिनियम। ये पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी, एक्का एल्यूमिनियम। फ्यूचर में वो एलिमेंट मिला, उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के सिमिलर भी थी, और उसका नाम क्या बना, गैलियम। अब एक्का मतलब होता है एक बढ़कर, ये जो संस्कृत लैंग्वेज है उसका एक शब्द है। तो एक्का एल्यूमिनियम। ऐसे ही इन्होंने स्कैंडियम का प्रेडिक्शन, ये स्कैंडियम भी पहले इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर नहीं था, तो उसका भी प्रेडिक्शन करा। उन्होंने बोला एक एलिमेंट्स मिलेगा जो बोरॉन के सिमिलर होगा, और उसको नाम क्या दिया, एक्का बोरॉन। तो इसका पहले नाम जो था वो क्या था, एक्का बोरॉन। और ये क्या बना, ये आगे जब एलिमेंट मिला तो वो किसका नाम क्या था, स्कैंडियम। ऐसा ही एक एलिमेंट्स यहां पे है, और उसके लिए उसने नाम दिया एक्का सिलिकॉन, कि एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर टू होगा किसके, सिलिकॉन के। और ये जो एलिमेंट मिला उसका नाम था जर्मेनियम। तो एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन पहले कर दिया, उनके प्रॉपर्टीज का प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया था इन्होंने। तो ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी। ओके, दूसरा, ये आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, he placed similar types of elements in same groups। आगे इनकी डिमेरिट्स भी बनी थी ये चीज, सिमिलर टाइप के जो एलिमेंट्स है उनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों का प्रॉपर्टी एकदम सिमिलर है, तो उनको क्या है, एक ही ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो है वो रखा गया है। ऐसे ही मैग्नीशियम, कैल्शियम का प्रॉपर्टी जो है वो एकदम सिमिलर है, तो उनको इस सेकंड ग्रुप के अंदर रखा गया है। और तीसरा, इनकी जो वैलेंसी है वो भी सेम होती है। द वैलेंसी ऑफ ए ग्रुप इज सिमिलर फॉर ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स के लिए
जैसे ये अगर ग्रुप फर्स्ट है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ये अगर सेकेंड ग्रुप है तो उन सब की वैलेंसी क्या होगी, 2। ये थर्ड है तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 3। ये 4 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4। ये फिफ्थ है तो इसकी वैलेंसी 8 - 5 कितना होगा, 3। ओके तो एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स जो है उनकी वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो ये अपनी पीरियोडिक टेबल में इन्होंने बताया था। अब देखिए ये क्या है, ये R2O RH, तो ये क्या है, ऑक्साइड एंड हाइड्राइड है। मतलब ये हाइड्रोजन लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएंगे, और अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे RO क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए R किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। बेरियम को रख देते हैं यहाँ पे, रख दिया तो बेरियम का वैलेंसी कितना है सेकंड ग्रुप का, 2। तो इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी इसका, दोनों का वैलेंसी सेम है, तो ये क्या बनेगा, BeO। तो ये इनके ऑक्साइड हैं और ये इनके हाइड्राइड हैं, समझाने का मतलब है मेरा ये, ठीक है। तो इनमें आप कंफ्यूज न करें। तो ये जो थी, ये मेरिट्स थी जो जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसके। आगे जो है हम जानेंगे इनकी डीमेरिट्स के बारे में, इनकी कमियों के बारे में, क्या डीमेरिट्स रही इनके। डीमेरिट्स, फर्स्ट, ध्यान से समझना, कमियां ज़्यादा पकड़ते हैं लोग, अच्छाइयाँ नहीं देखते, तो हमें भी इनकी डीमेरिट्स, और एग्जाम में मोस्टली डीमेरिट्स के बारे में क्वेश्चन आता है। तो देखिए डीमेरिट्स, फर्स्ट, ही पेलेस्ड सिमिलर और लाइक एलिमेंट्स सेपरेटली। जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, जो एक जैसे थे, उनको सेपरेट कर दिया उसने। जैसे यहां पर इरिडियम के बाद एक एलिमेंट है प्लेटिनम, और उसके बाद यहां पर कौन आ रहा है, गोल्ड, वो है 8th ग्रुप में, ये है 1st ग्रुप में। ओरम मतलब से गोल्ड का ज्यादातर प्रॉपर्टी प्लेटिनम के सिमिलर है, लेकिन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्लियर। तो सिमिलर जो एलिमेंट्स थे, लाइक एलिमेंट जो थे, उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया इन्होंने। दूसरी डीमेरिट, अनलाइक और डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। ध्यान से समझिएगा, मैंने मेरिट्स में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखा। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, एक साथ रख दिया, अच्छी बात है। लेकिन इसने क्या करा, अनलाइक डिसिमिलर एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनका प्रॉपर्टी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, उनको साथ रख दिया इन्होंने। जैसे यहां पर ये फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, रुबिडियम है, सीजियम है, क्लियर। इनका किसी का ये जो प्रॉपर्टी है, कॉपर है यहाँ पे, तो इनका प्रॉपर्टी देखो हाइड्रोजन के साथ मैच नहीं करता। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल गैस है, और ये सब क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन ये फिर भी एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, इनका प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी इनके साथ सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी सेम प्लेस में है। तो अनलाइक और डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन ए सेम ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में देखिए आप, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, हाइड्रोगेरम। तो जिंक, कैडमियम और हाइड्रोगेरम या मर्क्यूरी जो है, इनका किसी का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम, कैल्शियम के सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको क्या है, एक ही ग्रुप के अंदर सेम रख दिया गया। तो ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी कमी थी। मतलब जो सिमिलर थे उनको तो दूर कर दिया, प्लेटिनम और ओरम जो सिमिलर थे उनको दूर कर दिया, और जो डिसिमिलर हैं आपस में जिनका लेना देना ही नहीं है, उनको क्या कर दिया, सेम ग्रुप के अंदर रख दिया। तीसरा, आइसोटोप्स। आइसोटोप की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है।
आइसोटोप वर नॉट गिवन एनी फिक्स्ड पोजिशंस। आइसोटोप, अब आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन जो है 3 फॉर्म में इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। आपने 9th में पढ़ा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के बारे में। तो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में, इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो क्या होते हैं? वो आइसोटोप होते हैं। तो इनके हिसाब से तो आइसोटोप को आगे रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन 1 को यहाँ रख दिया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 ऐसे, या हाइड्रोजन 1 यहाँ पे रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करें। ऐसा करेंगे तो फिर पेरियोडिसिटी जो है मेंटेन नहीं रहेगी। तो जैसे ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, तो आइसोटोप के लिए उसकी पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं है। आइसोटोप होते क्या हैं? जिनका एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, ये तो अलग होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। ओके, तो आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं है इनके पीरियोडिक टेबल में। ये आइसोटोप को एक साथ एक ग्रुप में न रख के अलग अलग रखेंगे, जो सही नहीं है, वो पेरियोडिसिटी जो है उसको ब्रेक करेगा। फोर्थ जो इनका डीमेरिट है, वो फोर्थ डीमेरिट क्या है? हाइड्रोजन्स पोजीशन। देयर इज नॉट ए फिक्स्ड पोजीशन, there was not a fixed position of hydrogen in this periodic table। इस पेरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की कोई फिक्स्ड, आज जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसके अंदर भी हाइड्रोजन की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। ये हाइड्रोजन यहां रखा गया है और ये सब रिएक्टिव मेटल्स है, मेटल के साथ एक नॉन मेटल को अटैच करके रखा गया है। आज की पेरियोडिक टेबल में जो है ये भी आज भी कंट्रोवर्शियल है, तो अभी तक जो है हाइड्रोजन को, तो ये भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिफ्थ, ही डिड नॉट ओबे his rule at of increasing atomic weight। at some places he did not obey, इन्होंने अपने रूल को ही फॉलो नहीं किया। कुछ जगह पे इन्होंने अपने रूल, इनका रूल क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। पेरियोडिसिटी जो है वो किसके अकॉर्डिंग थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो ये अपने रूल को ही ब्रेक करते रहे। कैसे तोड़ा? देखिए, यहां कोबाल्ट है और इसका एटॉमिक वेट जो है 58.93 है, और इसके आगे कौन है? निकल, जिसका एटॉमिक वेट जो है कितना है? 58.71। अब प्रॉपर्टीज को, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को सिमिलर करने के लिए, पेरियोडिसिटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपने रूल को कैसे तोड़ा कि इसका एटॉमिक वेट, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा है निकल से, लेकिन फिर भी इसको पहले रख दिया इसने, जबकि होना चाहिए था इंक्रीज ऑर्डर। पहले कौन आना चाहिए था? निकल। निकल आते ही ये जो पीरियड्स और ग्रुप्स हैं उनके पेरियोडिसिटी मेंटेन नहीं होगी, तो इन्होंने क्या कर दिया? अपने रूल को यहां पर ब्रेक कर दिया। जैसे टेलुरियम जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है? 127.60, और आयोडीन जो है उसके लिए कितना है? 126.90। अब इसका जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, ये जो है टेलुरियम और आयोडीन, इनका एटॉमिक मास इंक्रीज ऑर्डर में होना चाहिए, ये इंक्रीज ऑर्डर में नहीं था। देखिए ये 127 और ये 126, तो अपने ही रूल को ब्रेक कर दिया इन्होंने। क्यों किया? पेरियोडिसिटी को मेंटेन करने के लिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज को मेंटेन करने के लिए। तो टेलुरियम का एटॉमिक वेट जो है 127 है और उसका 126 है, 126 बाद में आ रहा है और 127 पहले आ रहा है, इंक्रीज ऑर्डर नहीं रहा यहाँ पे। तो ये डीमेरिट्स थी दिमित्री मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल के, जिनको आगे रिकरेक्ट करा हेनरी मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।